हेलो एंड आई वेलकम यू। तो यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बाकी कंट्रीज से जो गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं उनकी कंट्रीज पर उन पर टैरिफ लगा दिए हैं। एंड ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया विच इज कॉल्ड लर्निंग रिसोर्सेज इंक वी ट्रंप। तो इस केस में एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अगेंस्ट द डिसीजंस टेकन बाय डोनाल्ड ट्रंप कि वो इस केस में गलत है एंड वो बाकी कंट्रीज पर टैरिफ्स नहीं लगा सकते। एंड सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने स्पष्ट कह दिया कि इतने हाई टैरिफ्स इलीगल हैं एंड अनलॉफुल हैं। तो इस पर द इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ है। सो लेट्स सी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या आर्गुमेंट्स आए हैं इस केस में, उन्होंने क्या लॉ यूज़ करके इन चीज़ों को बनाया एंड इन टैरिफ्स को इम्पोज किया। तो सबसे पहले आता है आईईईपी है। ये है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिकल पावर एक्ट 1977। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो यूएसए का प्रेसिडेंट होता है वो फॉरेन पॉलिसी में इकोनॉमी में कुछ डिसीजंस ले सकता है। एंड डोनाल्ड ट्रंप के वकीलों ने इस एक्ट का एक बहुत ही चालाकी से इस्तेमाल किया एंड उन्होंने दो शब्दों पर फोकस रखा। फर्स्ट वन इज रेगुलेट एंड द सेकंड वन इज इम्पोर्टेशन। तो उन्होंने कहा कि इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेशन को रेगुलेट करना चाहते हैं एंड उनकी गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है कि वो कर भी सकें। तो इस एक्ट का गलत इस्तेमाल किया गया टू इम्पोज टैरिफ्स ऑन अदर कंट्रीज। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के वकीलों ने बोली हैं एंड उनके अगेंस्ट भी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम वन बाय वन। तो यहाँ पर पहला आर्ग्यूमेंट ये है द मेजर क्वेश्चंस डॉक्ट्रिन। अच्छा, उससे भी पहले कुछ डॉक्ट्रिन्स होती हैं, ये हमारे यहाँ पर डिफरेंट है थोड़ा सिस्टम वहाँ का। सबसे पहले समझते हैं डॉक्ट्रिन एक्चुअली होती क्या है। तो डॉक्ट्रिन इज बेसिकली वहाँ के जो जजेस के स्टेटमेंट्स हैं, जो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उनका एक कंपाइलेशन होता है, उनके बेसिस पे कुछ रूल्स बनाए जाते हैं एंड वो काम करते हैं एज अ टेस्ट और एज एन गार्ड रेल फॉर इंपॉर्टेंट इशूज़। जो भी वहाँ पर जो मेजर पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाते हैं बाकी कंट्रीज़ को इन्वॉल्व करते हुए, उन पर जो रूल्स सेट ऑफ रूल्स हैं, वो डॉक्ट्रिन्स कहते हैं। तो ऐसा ही एक डॉक्ट्रिन है द मेजर क्वेश्चंस डॉक्ट्रिन। इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है व्हिच इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट, वो मेजर क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस पर खुद से ही सिर्फ फैसला नहीं ले सकते। दे हैव टू गेट क्लियर डायरेक्शन फ्रॉम कांग्रेस। अभी कांग्रेस हमारी वाली कांग्रेस नहीं है जो आईएनसी होती है, ये वो नहीं है। हमारे वहाँ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है। बट वहाँ पर कांग्रेस का मतलब होता है, जैसे हमारे होता है ना पार्लियामेंट में, लोकसभा द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड राज्यसभा द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, वैसे ही वहाँ पर होता है लोअर हाउस विच इज द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द अपर हाउस विच इज द सेनेट। तो वहाँ पर जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं मेजर क्वेश्चंस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग, जो मेजर पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के होते हैं एंड मेजर इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस के होते हैं, वो बिना कांग्रेस की, बिना जो लोअर हाउस प्लस अपर हाउस के सलाह के डायरेक्शंस के बिना नहीं लिए जा सकते अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो वहाँ के प्रेसिडेंट को इस बेसिस पर भी गलत कहा गया एंड उनकी तरफ से भी कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आए हैं। तो वहाँ की कोर्ट ने इस डॉक्ट्रिन के बेसिस पर उनको गलत साबित किया है एंड उनके लगाए गए टैरिफ्स को इलीगल एंड अनलॉफुल घोषित किया है। तो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने इस डॉक्ट्रिन का यूज़ करके ट्रम्प साहब के जो टैरिफ्स थे उन लोग को इल्लीगल एंड अनलॉफुल बताया है एंड उनके इस डिसीजन को गलत बोला है। ओके, सो मेजर क्वेश्चंस डॉक्ट्रिन पे कुछ आर्टिकल्स भी हैं। फॉर एग्जांपल जो मैं इस पीडीएफ का इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड यू कैन चेक इट आउट हियर इफ यू वांट टू गेट इट इन डिटेल। सेकेंडली एक डॉक्ट्रिन आती है विच इज़ अ नॉन डेलीगेशन डॉक्ट्रिन। तो यहाँ पर कहा गया है सेपरेशन ऑफ, जैसे हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है, द जुडिशरी इज separated from the executive, which in turn is separated from the legislature. Similarly, ये नॉन डेलीगेशन डॉक्ट्रिन वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर्स को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करती है कि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है जैसे कि प्रेसिडेंट वगैरह हो गया, वो सारे लेजिस्लेचर के काम नहीं कर सकते। दे हैव टू फॉलो लीगल प्रोसीडिंग्स एंड उनको एक, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, बिल लेके आना है, उसको एक्ट में कन्वर्ट करना है, फिर उसको कानून में आना है, फिर उसको इंप्लीमेंट करना है। तो एक स्पेसिफिक प्रोसेस को डिफाइन किया है या फिर उसके डिफरेंसेस को डिफाइन किया है। अब इसमें मैंने एक बात कही थी कि ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है ये किसके बीच में होगा, तो ये होगा वहाँ की लेजिस्लेटिव ब्रांच के बीच में एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांच के बीच में। जो उनका लेजिस्लेचर है वो है बाइकैमरल लेजिस्लेचर, मतलब दोनों हाउस होंगे वहाँ पर। लोअर बॉडी होगी यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड अपर बॉडी होगी सीनेट। इसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में कांग्रेस, जो कि इंडिया की कांग्रेस से इंटायरली डिफरेंट है। इंडिया में तो कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है। सो यहाँ पर ये कहा गया है कि डोनाल्ड जे ट्रम्प हैज टू फॉलो द ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ एंड कांग्रेस की डायरेक्शंस लेनी पड़ेंगी, उनमें वोटिंग करवानी पड़ेगी उनके हाउसेज में एंड देन दिस डिसीजन हैज टू बी टेकन। दिस इज द नॉन डेलीगेशन डॉक्ट्रिन। इफ यू वांट टू गेट स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट द कांग्रेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कि वो कैसे इलेक्ट होते हैं एंड कितनी वोटिंग होती है एंड कितने फिगर्स होते हैं उनके, सो यू कैन विजिट दिस साइट। आई विल बी कोटिंग दिस इन द डिस्क्रिप्शन। ये जो डिसीजन लिया गया टू स्ट्राइक डाउन टैरिफ्स बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ये इसमें इसका जो जजेस थे वो 9 जजेस थे, 9 जजेस की सिटिंग बेंच के द्वारा लिया गया है एंड उनमें से 6 ने डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट वर्डिक्ट दिया है एंड 3 ने उनके समर्थन में वर्डिक्ट दिया है एंड उनके खिलाफ और भी आर्गुमेंट्स दिए गए हैं। उनमें से एक है
जस्टिस ब्रेट कवाना, इन्होंने 63 पेजेस की एक रिपोर्ट तैयार करी पूरी, एंड उनमें अपने आर्गुमेंट्स बताए। इस रिपोर्ट को बाद में जस्टिस क्लेरेंस थॉमस एंड जस्टिस सैमुअल ऑल्टो के द्वारा भी जॉइन किया गया। इसको शॉर्ट में कहा जाने लगा। अच्छा, ये उससे भी पहले जस्टिस है कौन? ये जस्टिस ब्रेट कवाना यूनाइटेड स्टेट्स के एक बहुत ही फेमस जज हैं। इसके ऊपर टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। ये जो 63 पेजेस की डिसेंट वाली रिपोर्ट थी, इसमें साफ बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने जो टैरिफ्स लगाए थे कंपनीज पर, वो कंपनीज ऑलरेडी टैरिफ्स दे चुकी हैं, एंड अगर इन टैरिफ्स को इलीगल या अनलॉफुल घोषित किया गया, तो इन टैरिफ्स को वापस भी देना होगा कंपनीज को वापस से, या जिन कंट्रीज पर टैरिफ्स लगाए हैं, जिन कंट्रीज की कंपनीज पर टैरिफ्स लगाए हैं, उन सबको इंडिविजुअली पैसे सारे वापस देने होंगे। उसकी वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो अभी अमेरिका की गवर्नमेंट के पास है, वो वहां से जाएंगे एंड उन कंपनीज के पास जाएंगे। बट जिस वक्त वो ट्रेड कर रही थी कंपनीज, उस वक्त उन्होंने टैरिफ्स पे किए। उस टैरिफ्स में जो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, वहाँ की कंपनीज ने उसको बैलेंस करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स के दाम महँगे कर दिए, और ये प्रोडक्ट्स खरीदे कहाँ गए हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो महँगे दाम हुए कहाँ पर है? यूएसए में। तो अभी तक जो टैरिफ्स लगे हुए हैं कंपनीज पे, और कंपनीज जो एक्स्ट्रा टैरिफ्स देती हुई आई हैं, जो हर देश के लिए शायद अलग है, उन कंपनीज ने टैरिफ्स के जो अपने पैसे, उन कंट्रीज ने टैरिफ्स को बैलेंस आउट करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स के जो कॉस्टिंग है वो भी इंक्रीज करी है, एंड ये कॉस्टिंग का पैसा वहाँ की जनता ने खरीदा है उन प्रोडक्ट्स को, तो उनकी जेब से आ रहा है। सो यूएसए विल हैव टू रिटर्न बिलियंस ऑफ डॉलर्स व्हिच इनडायरेक्टली हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम द सिटीजंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड अगर यूएसए की गवर्नमेंट वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स वापस से जो कंपनीज हैं बाहर की जिसने इम्पोर्ट किया है उनको दे देगी, तो ये पैसा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूएसए के जो सिटीजंस थे उन्होंने पे किया टू मैच फॉर द टैरिफ्स। तो इस डिसेंट रिपोर्ट में जस्टिस ब्रेट ने कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बोली हैं, जिसके बेसिस पे उन्होंने डिसाइड किया कि उनको डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में फैसला देना है। फर्स्ट चीज़ उन्होंने ये बोली है कि इसमें डिटेल में रखा हुआ है, इट इज़ अ 63 पेज रिपोर्ट। तो उसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये है कि उन्होंने लिखा है कि अगर वो इन टैरिफ्स को इलीगल एंड अनलॉफुल घोषित कर देंगे, तो जो कंपनीज हैं वो तो ऑलरेडी यूएस की गवर्नमेंट को टैरिफ्स दे चुकी अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, एंड उस टैरिफ से जो कंपनीज को लॉस हुआ उसको मेकअप करने के लिए उन्होंने उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस भी इंक्रीज कर दिए, और उन इंक्रीज्ड प्राइसेस को वाले प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने के लिए जो वहाँ की आम जनता है, उन्होंने वो पे किया प्राइस। तो इनडायरेक्टली ये पैसा वहाँ की जनता के थ्रू आया है गवर्नमेंट पे, एंड गवर्नमेंट को वो पैसा कंपनीज को वापस कर देना पड़ेगा। तो ये तो कंपनी का डबल प्रॉफिट हो गया। तो इससे एक क्योटिक सिचुएशन हो जाएगी। इसको साइड करते हुए उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है, एंड उनके अगेंस्ट फैसला नहीं दिया, उनके समर्थन में फैसला दिया। बाकी 2 जजेस थे जो जस्टिस क्लेरेंस थे, जस्टिस क्लेरेंस थॉमस एंड जस्टिस सैमुअल एलिटो, उन्होंने भी इनको जॉइन किया, एंड उन्होंने भी सेम चीज़ें कही। नाउ डोनाल्ड जे ट्रम्प साहब ने भी कुछ आर्गुमेंट्स दिए हैं, काउंटर आर्गुमेंट्स दिए हैं अगेंस्ट दोज 6 जजेस जिन्होंने उनके खिलाफ फैसला सुनाया, एंड उनमें से एक है सेक्शन 122 ऑफ द यूएस ट्रेड एक्ट ऑफ 1974। ये एक बहुत ही मेजर एक्ट है एंड बहुत ही मेजर सेक्शन है। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट हो जिसके टर्म में एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस बैलेंस ऑफ पेमेंट हो, बहुत ही ज़्यादा सीरियस डिसबैलेंस हो जाए, ट्रेड डेफिसिट हो जाए, जितना वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी करेंसी जो डॉलर है उस पे प्रेशर होगा सारा। इट विल बी गेटिंग वीकर एंड वीकर। तो उसको रिड्यूस करने के लिए उनको एक छूट दी गई है कि वो कुछ हद तक टैरिफ्स इम्पोज कर पाएँ, एंड वो जाती है 10% से 15% तक। अब इसमें भी कुछ रूल्स हैं सेक्शन 122 में भी, कि उनको 150 डेज़ के अंदर यानी 5 महीनों के अंदर वोटिंग करवाकर कांग्रेस के अप्रूवल लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसके बाद भी वो टैरिफ्स नहीं लगा पाएँगे। दिस माइट आल्सो फेस सम जुडिशियल चैलेंजेस बिकॉज़ ये जुडिशरी की नज़र में रहेगा, क्योंकि वो अलग-अलग सेक्शंस के यूज़ कर रहे हैं टू डू व्हाट ही वांट्स टू डू। इस पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। यहाँ पर फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एक डिटेल्ड आर्टिकल है सेक्शन 122 को एक्सप्लेन करते हुए। इसमें साफ मेंशन किया गया है कि वहाँ वो टैरिफ को 10 से 15% तक भी इंक्रीज़ कर सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 150 डेज़, एंड इस 150 डेज़ के पीरियड के बाद उनको स्पेसिफिकली कांग्रेस की परमिशन लेनी पड़ेगी टू कीप दीज़ टैरिफ्स, अदरवाइज़ वो ये भी नहीं कर पाएँगे। तो इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट, मतलब जितना एक्सपोर्ट हो रहा है उतना इम्पोर्ट नहीं हो रहा है, या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से कई गुना ज़्यादा है। So using this, he has also increased the tariffs in the past few days to 15%. उन्होंने बहुत ही चालाकी से एक और सेक्शन का यूज़ भी किया है, जिसको कहते हैं सेक्शन 301 ऑफ द ट्रेड एक्ट ऑफ 1974। इस ट्रेड एक्ट के सेक्शन 301 के तहत जो वहाँ के ट्रेड सेक्रेटरी होते हैं एंड इंक्लूडिंग अदर ऑफिशियल्स, उनके पास पावर होती है वहाँ पर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा है
उस पर इन्वेस्टिगेशन करने की, कहीं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस तो नहीं हुई हैं। क्योंकि इस एक्ट के तहत द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ द पावर टू रिटेलिएट इन फॉर्म ऑफ टैरिफ्स। अगर वहाँ पर किसी भी कंट्री ने उनके अकॉर्डिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करी है, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए एंड उस पर रिटेलिएशन करने के लिए वो एडिशनल टैरिफ इम्पोज कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द लॉज विच इज़ यूजिंग। यहाँ पर इन शॉर्ट मेंशन्ड है कि ये एक्ट कहाँ-कहाँ लागू होता है, एक्ट कहाँ-कहाँ लागू नहीं हो सकता। अच्छा, इस सेक्शन के अंडर जो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी बाकी कंट्रीज़ पर, जो भी कंपनीज़ ने ट्रेड करी है, वो करेगा कौन? वो करेंगे जेमिसन ग्रीव साहब, जो उन्हीं के ट्रेड सेक्रेटरी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अंडर ये ट्रेड सेक्रेटरी हैं। इनके ऊपर एक डिटेल्ड आर्टिकल भी है। ये तो विकिपीडिया का था, जो उस पे भरोसा नहीं किया जा सकता ऑब्वियसली। ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, इन्होंने 27 फरवरी को ही जॉइन किया था। ये ट्रम्प साहब के कैबिनेट के मेंबर रह चुके हैं एंड ट्रम्प साहब के फुल सपोर्ट में आएँगे एंड ये इन्वेस्टिगेशन इसी प्रकार करेंगे एंड उन्होंने कई इन्वेस्टिगेशंस करी भी हैं एंड उनमें से मेजॉरिटी है जो एक्चुअली क्या है ना, डोनाल्ड ट्रम्प को सारी कंट्रीज़ पर इक्वली टैरिफ नहीं लगाना, तो उन्होंने 5 इन्वेस्टिगेशन तो अभी भी रिजल्ट दे दिया उनको करके एंड 4 में पाया गया है कि वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थी एंड उन पर टैरिफ्स लगा दिए गए हैं यूजिंग दिस लॉ, ऑलरेडी लगा चुके हैं ये। एंड जो फिफ्थ वाली कंट्रीज़ थी, उनको भी इन्होंने अनफेयर प्रैक्टिसेज़ में काउंट किया, बस उस पे इतना टैरिफ लगाया नहीं बिकॉज़ दे ऑलरेडी डिड नॉट वांट टू इम्पोज़ टैरिफ ऑन दैट कंट्री। तो इनकी अलग पॉलिटिक्स रहती है एंड बाकी कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ हैं, उन पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है एंड उनका भी जो रिज़ल्ट आएगा, वो 100% यही आएगा कि दे हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज़। अब जो मैंने बताया था ना, 5 में से 4 कंपनीज़ पर इन्होंने ये कह दिया कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज़ कर रही हैं, तो टैरिफ लगा रहे हैं। फिफ्थ कंपनी पे वो ऑलरेडी नहीं लगाना चाहते थे क्योंकि वो उस देश से थी। तो फिर उनको भी अनफेयर क्यों कह दिया गया? बिकॉज़ दे हैड टू, क्योंकि जो आर्टिकल्स जो जिन चीज़ों के तहत उसको बाकी कंपनीज़ को अनफेयर कहा गया है, उसी को यूज़ करके ये लोगों ने 5वीं कंपनी को भी अनफेयर कह दिया। अगर वो नहीं कहते तो फिर ये पूछा जाता कि भई तुम बाकी को किस बेसिस पे कह रहे हो कि वो तो सिम 5वीं में भी है, उसको भी अनफेयर कहो, तो उनको कहना पड़ा बट उस पर उन्होंने टैरिफ नहीं लगाया एंड दे हैव गिवन एब्सोल्यूटली नो जस्टिफिकेशन फॉर दैट। अब आता है सेक्शन 232 ऑफ द ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट ऑफ 1962। ये सेक्शन बहुत ही रिलेवेंट है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका प्रोसेस इन शॉर्ट यहाँ पर मेंशन्ड है। इसके ऊपर एवरी सीआरएस रिपोर्ट का भी एक आर्टिकल पब्लिश्ड है, जो उसके पूरे प्रोसेस को डिफाइन करता है एंड इसके स्कोप को भी डिफाइन करता है। ये एक्चुअली स्पेसिफिक गुड्स के लिए होता है जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, इसको पता है क्या कैटेगराइज़ किसके अकॉर्डिंग किया जाता है? डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसको कैटेगराइज़ करा है। फॉर एग्जांपल, कुछ गुड्स को उन्होंने कह दिया कि भई ये तो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, जैसे कि ऑयल हो गया, स्टील हो गया। अब वो बल्क में आते हैं, इतनी लार्ज क्वांटिटीज़ में आते हैं, तो उसके ऊपर लॉस तो इस सेक्शन के तहत ही बना दिए उन्होंने। उनके अनुसार ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए हैं एंड दे रिक्वायर इन्वेस्टिगेशन। अब जो वर्ड्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं ना, ये कोई भी व्यक्ति बता देगा कि भाई ये कितने सब्जेक्टिव हैं, ये कितने वेग हैं। थ्रेटन्स टू इम्पेयर, तो उन्होंने कह दिया कि भाई थ्रेटन तो हमारा ऑयल भी कर रहा है, क्योंकि हमारे जो इकोनॉमी है ऑयल पर चलती है एंड थ्रेटन तो स्टील भी कर रहा है, जो मेजर इम्पोर्टिंग प्रोडक्ट है। तो ऐसा कहकर उन्होंने इस सेक्शन का धड़ल्ले से इस्तेमाल करा एंड बाकी कंट्रीज़ पर टैरिफ्स इंक्रीज़ कर दिए। एंड दिस विल आल्सो बी मेट विथ इंटेंस जुडिशियल स्क्रूटिनी, बिकॉज़ जजेस जानते हैं कि उनके डिसीजंस के बाद ये किया गया है, सो ऑब्वियसली इसमें फेयर प्ले तो होगा नहीं, ठीक है? अब अगर कोई डो अब अगर डोनाल्ड ट्रम्प साहब किसी भी सेक्शन का यूज़ नहीं कर पाए, तो वो उनके पास एक ब्रह्मास्त्र है, वो कहेंगे भाई लाइसेंसिंग फीस नाम की कोई चीज़ होती है नहीं होती है। जिन कंट्रीज़ पर वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का इल्ज़ाम भी नहीं लगा पाएँगे किसी वजह से, जो कुछ बहाना ही नहीं मिला उनको, तो वो लाइसेंसिंग फीस का बहाना दे देंगे। वो कह देंगे कि ठीक है, हम आप पर टैरिफ नहीं लगाते, बट आपको जो ट्रेड प्रैक्टिसेस के लाइसेंस है एंड जो क्वांटिटी में एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसको हम चेंज कर रहे हैं, उसकी फीस को उसको इंक्रीज़ कर देंगे शायद बैलेंस आउट करने के लिए। तो ही हैज़ अ लॉट ऑफ वेज़, ही हैज़ टेन्स ऑफ वेज़, उनके पास लॉयरों की पूरी टीम बैठी रहती है, एक्सपर्ट्स की पूरी टीम है, जो उनको पता है कि एक्चुअली करना क्या है टू गेट व्हाट ही वांट्स। अब यहाँ पर आगे क्या होना है, अगर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको कंटिन्यू रखा गया है, जो अभी तक टैरिफ लगाए गए हैं वो इल्लीगल हैं एंड अनलॉफुल हैं, तो इसमें भी कई दिक्कतें आनी है। पहली दिक्कत ये है कि इसमें रेमेडीज़ क्या हैं? जो यूएस गवर्नमेंट है उसको सारा पैसा कंपनीज़ को वापस करना होगा एंड अगर ऐसा करती है तो वो पैसा तो इनडायरेक्टली वहाँ की जनता ने दिया है, क्योंकि उन प्रोडक्ट्स के पैसे तो वहाँ की जनता ने खरीदे हैं, ठीक है? तो क जनता का वो इसमें बहुत ही कोऑर्डिनेट हो जाएगा, जैसे पहले मैंने शुरुआत में बताया था वीडियो की। अब देखते हैं इसमें क्या करना है एंड सेकंडली सारे जो छोटे-छोटे बिज़नेसेस भी हैं, उनको इंडिविजुअली सू करना पड़ेगा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को, फेडरल गवर्नमेंट को, ताकि वो अपना पैसा वापस ले सकें। तो शायद कुछ ही बिज़नेस कर पाएँ ऐसा, क्योंकि इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ रिसोर्सेज़, उसमें लॉयरों की टीम लगती है, इसमें टाइम लगता है एंड ट्रम्प जस्ट वांट्स टू बाय द दैट टाइम। तो हर कंपनी को इंडिविजुअली सू करना पड़ेगा फेडरल गवर्नमेंट को टू गेट द मनी बैक। और ये जो कोर्ट केसेस चलेंगे ना, ये भाई किसके पैसों से हैं? ये वहाँ की जनता के पैसों से ही हैं। उसमें इतना एफर्ट लगेगा, इतना टाइम लगेगा, ड्यूरेशन लगेगी एंड इकोनॉमिकली जितना बोझ पड़ेगा अमेरिकन इकोनॉमी पे,
तो वो भी बहुत नेगेटिव होगा एंड जनता वहाँ पर ऑलरेडी पैसे दे चुकी है। तो अगर डोनाल्ड ट्रम्प साहब को कोर्ट में केसेस को हार भी जाते हैं, तो वही पैसा अमेरिका को बाकी कंपनीज़ को पे करना पड़ेगा। सो इट विल बी अ लॉस, ह्यूज लॉस फॉर द अमेरिकन गवर्नमेंट। तो देखना ये है कि इसमें वे फॉरवर्ड क्या है, आगे क्या होता है? व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स व्हिच द यूएस गवर्नमेंट टेक्स? थैंक यू।